आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो महात्मा गांधी के पूरे जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेकर भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और महात्मा गांधी का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आप लोगों को क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी सारे होते हैं सभी में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर क्लास में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, तो सभी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा वैसे ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। महात्मा गांधी, हम जानते हैं कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। गांधी जी जो थे ये बचपन में ही शर्मीले स्वभाव के थे। इनके बचपन का नाम मनु था। इनका अल्प आयु 13 वर्ष में कस्तूरबा से विवाह कर दिया गया था, यानी मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया था। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, तो 1893 से लेकर 1914 माने 1893 से लेकर 1914 ईस्वी, तो सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी के अंदर से विचलित हो गए गांधी जी। यही कारण रहा कि उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद का सामना करा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताए और रंग भेद का खुलकर विरोध किया एवं दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को इस भेदभाव से आज़ादी दिलाई। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार अहिंसात्मक विद्रोह की विशिष्ट तकनीक यानी सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। इसीलिए चंद्रधन देवनेसन ने कहा है, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। आइए देखते हैं भारत में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में। 1905 से 7 के बीच में ये चला था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 7 तक चला। इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से जुड़े थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के थे। इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना गया। इन लोगों ने अंग्रेजी शासन के प्रति हिंसा का रास्ता अपनाने की सिफारिश की। गांधी जी का भारत आगमन, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के पश्चात भारत वापस आए। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग, यानी भारत के लोग 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता से मिलकर उनके साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए सारे देश का भ्रमण किया। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि को और इसके लोगों को जान सके। 1915 से 16 के दौरान महात्मा गांधी ने तीसरे दर्जे की यात्रा की और समाज के कष्टों को जानने की कोशिश की। देश में फैली हुई अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता तथा छुआछूत से उन्हें दुख हुआ। अतः उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपिता के लिए समर्पित किया, यानी यहाँ पे भूल मिस्टेक लिखा हुआ है, यानी मिस्टेक है ये, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, यानी देश के लिए।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में एनी बेसेंट जैसे प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। वहाँ जब गांधी जी को बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े में लिया। उन्होंने कहा, हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लाभ, संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले जाने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, ना तो वकील, डॉक्टर, न जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस ने बिहार में चंपारण से आए किसानों ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। तो गांधी जी का जीवन का प्रारंभिक आंदोलन जो 3 आंदोलन था, एक चंपारण, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा, तो इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का पूरा जीवन परिचय आप लोगों को मैंने इस वीडियो में देने की चेष्टा की है। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा आप लोगों का, वो मान के चलिए आप लोग 12 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए जीवन के सभी आंदोलन को डिस्कस करूँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंपारण किसान आंदोलन 1917। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही गांधी जी ने 25 मई 1915 को कोचरब, अहमदाबाद साबरमती आश्रम के किनारे सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की, इसीलिए उन्हें साबरमती के संत कहा जाता है। इसी दौरान बाबू राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण बिहार की ओर कूच किया, यानी चल पड़े। महात्मा गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह का बड़ा प्रयोग सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण में किसानों को नील के खेतों में काम करने पर मजबूर किया जाता था। किसानों को अपनी ज़मीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था। उन मालिकों द्वारा तय किए गए दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। 1917 में महात्मा गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी और महादेव देसाई वहां पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। चंपारण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई महात्मा गांधी जी ने जीत ली। खेत मालिकों के साथ हुए समझौते के साथ अवैधानिक तरीकों से किसानों के लिए हुए धन का 25% उन्हें वापस करने की बात तय हुई। महात्मा गांधी का 1917 का अधिकांश समय किसानों के लिए बीता। चंपारण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण गांधी जी को दी गई उपाधियां महात्मा, जो कि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, मलंग बाबा, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी, जिसका अर्थ था नंगा फकीर। खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी के जीवन की दूसरी लड़ाई 1918 ईस्वी में। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो जाने के कारण सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने की वजह से सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए भाग दौड़ संभालते हुए ब्रिटिश सरकार को लगान माफ करने के लिए मजबूर कर दिया। लगान यानी कि टैक्स। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। इस आंदोलन को हार्डीमैन ने गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रही आंदोलन कहा था। अब आते हैं तीसरे आंदोलन और प्रमुख आंदोलन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। यह भी गुजरात में था। अहमदाबाद के मिल मजदूरों व मालिकों के मध्य मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ, यानी कि बोनस के लेकर। अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ों की मिलों में काम करने वालों के लिए
काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की गई। मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे, परंतु मालिक 20% देने को तैयार थे। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भूख हड़ताल का सहारा लिया और इस आमरण अनशन का परिणाम मजदूरों को 35% बोनस के रूप में मिला। अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी का पहला आमरण अनशन का प्रतीक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन में मिल मालिकों अंबालाल साराभाई व उनकी बहन अनुसुईया ने गांधी जी का साथ दिया था। अब आते हैं रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों और अपने विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार ने 1917 में न्यायाधीश, यहाँ पे सिडनी होगा, सिडनी नहीं होगा, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोतीलाल नेहरू के शब्दों में, ना अपील, ना वकील, ना दलील, सिर्फ गिरफ्तारी ही रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में हुआ। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने भी इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयं सेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौतियां देते हुए गिरफ्तारियां दी। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी गिरफ्तारी से देश में आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी को बंबई ले जाकर गिरफ्तार कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमुना लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हरनीमन आदि शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर यानी कि पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों का यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद सिपाहियों ने भीषण भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और सरकारी आंकड़ों में इसे 379 जो है बताई गई। तो इस घटना को ही भारतीय इतिहास में रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जहाँ पे हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को मार दिया गया। अब आते हैं गांधी जी के अगले आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1920 से लेकर 1922 तक चला था। यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। उस समय गांधी जी जन आंदोलन के नेता बन गए थे और इस आंदोलन से जनता में नया जोश आ गया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम निम्न थे: सरकार से प्राप्त उपाधियां, वेतनिक और अवेतनिक पदों को त्याग दिया गया। सरकारी स्कूलों, सहकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को बहिष्कार किया गया। 1919 सुधार एक्ट के अंतर्गत होने वाले चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया।
विदेशी माल यानी विदेशी सामानों का भी बहिष्कार किया गया। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी समारोह का भी बहिष्कार किया गया। सैनिक, कॉलेज, मजदूर आदि में काम करने से साफ इनकार कर दिया। मद्यपान का भी निषेध किया गया। सरकार को टैक्स देने भी बंद कर दिए गए। सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशों में नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया गया। तो इस आंदोलन द्वारा कुछ रचनात्मक पक्ष में भी ध्यान में लिया गया, जैसे कॉलेज तथा स्कूलों की स्थापना करना, पंचायतों की स्थापना करना, स्वदेशी को स्वीकार करना, प्रचार करना, हथकरघा तथा बुनाई उद्योग को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता का अंत करना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना आदि को सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी द्वारा लोगों में जागृति और उत्साह को जगाया गया। उन्हें सदैव अहिंसा के मार्ग पर डटे रहने के लिए कहा गया। उनकी सलाह थी कि किसी भी कीमत पर आंदोलन हिंसात्मक ना हो पाए। आंदोलन अति तीव्र गति से चल रहा था। स्कूल कॉलेजों से हजारों छात्रों ने बहिष्कार किया। वकीलों ने बड़े स्तर पर अदालतों का बहिष्कार कर दिया। देश के जाने माने वकील जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने वकालत करना छोड़ दी। विदेशों कपड़े की होली जलाई गई। चरखे खादी का खूब प्रचार हुआ। खादी राष्ट्रीय का प्रतीक बन गया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। चुनाव को भी बहिष्कार किया गया। कोई भी कांग्रेसी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन देश का पहला विशाल जन आंदोलन था जिसमें सभी प्रांत, वर्ग तथा जाति के लोगों ने भाग लिया था। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट मोड़ जो कि चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। क्या है? 5 फरवरी 1922 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोका, लेकिन उत्तेजित भीड़ ने उनको थाने के अंदर खदेड़ दिया और इसमें एक थानेदार 21 पुलिसकर्मी थे। जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिससे सभी लोग जलकर मर गए। कुछ ऐसी घटनाएं मुंबई तथा मद्रास में हुई थी जिसमें गांधी जी अत्यंत दुखित हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि अभी लोग अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। अतः गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करना चाहते थे। अंततः 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के कार्य समिति ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब गांधी जी की अगली लड़ाई पे आएंगे, नमक सत्याग्रह। वर्ष 1928 में एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और बाद में इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। वर्ष 1928 में एक और प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह हुआ। यहाँ पे बेडोली लिखा हुआ, उसको बारदोली कीजिएगा। इसलिए वर्ष 1928 तक फिर से भारत में राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और नेहरू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इस सत्र में पुनः स्वराज को आदर्श वाक्य के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस पहली बार यहाँ पे मनाया गया। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च या दांडी, नमक सत्याग्रह दांडी। गणतंत्र दिवस के पालन के बाद गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए मार्च की अपनी योजना की घोषणा की। यह कानून भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से नापसंद किया गया था, क्योंकि इसने राज्य को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आश्रम से सागर तक मार्च शुरू किया। वह किनारे पर पहुंच गए और नमक बनाया और इस तरह कानून की नज़र में खुद को अपराधी बना लिया। देश के अन्य हिस्सों में इस दौरान कई समानांतर नमक मार्च किए गए। आंदोलन को किसानों, श्रमिक वर्ग, कारखानों के श्रमिकों, वकीलों और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय अधिकारियों ने भी इसका समर्थन किया और अपनी नौकरी छोड़ दी। वकील ने अदालतों का बहिष्कार किया, किसानों ने कर देना बंद कर दिया और आदिवासियों ने वन कानूनों को तोड़ दिया। कारखानों या मिलों में हमले होते थे। सरकार ने असंतुष्टों या सत्याग्रहियों को बंद करके जवाब दिया। 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी सहित कांग्रेस के विभिन्न उच्च नेताओं को गिरफ्तार किया गया। एक अमेरिकी पत्रिका टाइम को शुरू में गांधी जी के बल पर संदेह हुआ था और उन्होंने लिखा था नमक मार्च सफल नहीं होगा, लेकिन बाद में यह लिखा कि इस मार्च ने ब्रिटिश शासकों को हताश रूप से चिंतित बना दिया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। जब नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया गया तो उसका वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो गया था। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। 31 दिसंबर 1929 को
लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हम भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कांग्रेस ने न कभी स्वीकार किया है न कभी स्वीकार करेगी कि किसी भी प्रकार ब्रिटिश संसद हमको आदेश दे। हम उससे कोई अपील नहीं करेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट और विश्व की आत्मा से अपील करते हैं और उनसे घोषणा करते हैं कि भारत किसी भी विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। इस अविस्मरणीय सम्मेलन में हजारों लोगों ने भाग लिया व पूर्ण स्वराज का प्रण लिया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया जाए। अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ करने की भी बात कही गई। गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाना था। चूंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, अतः इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सम्मेलन अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर एवं जिन्ना ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता क्या है? ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरने दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित शर्तें रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। तो क्या क्या स्वीकार किया गांधी जी ने? तो पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामना का बहिष्कार नहीं करेगी। सामना का बहिष्कार नहीं करेगी सरकार का। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए समानता के स्तर पर समझौता किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ और इसमें गांधी जी, अंबेडकर, सरोजिनी नायडू ने हिस्सा लिया था। यह भी एक प्रमुख जो है टॉपिक है। पूना पैक्ट समझौता अथवा कम्युनल अवार्ड। दूसरा, जब गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया था कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे, इसलिए सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। चूंकि इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, अतः इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। हिंदू समाज के हरिजनों को अलग कर दिया गया। मूल रूप से देखा जाए तो यह घोषणा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाली थी। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन 1942 और भारत के इतिहास का भी सबसे आखिरी आंदोलन। इसके बाद भारत में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ और भारत को आज़ादी मिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अगस्त 1942 में बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तुरंत ही गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे देश में युवा कार्यकर्ताओं ने हमले और तोड़फोड़ की और हमले किए। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में लाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों हजार आम नागरिक और युवा अपने कॉलेजों को छोड़कर जेल चले गए। इस दौरान जब कांग्रेसी नेता जेल में थे, जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीग नेताओं ने पंजाब और सिंध में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए धैर्य से काम लिया और जहां उनकी उपस्थिति बहुत कम थी। जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया।
बाद में उन्होंने मतभेदों को सुलझाने के लिए जिन्ना के साथ बैठक की। 1945 में इंग्लैंड में श्रम सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। भारत में लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और लीग के साथ बैठकें की। 1946 के चुनावों में ध्रुवीकरण पूरी तरीके से देखा गया था, जब कांग्रेस सामान्य श्रेणी में बह गई थी लेकिन मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित थी। ये सीटें मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से जीती थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया लेकिन यह कांग्रेस को प्राप्त करने में विफल रहा और मुस्लिम लीग संघीय व्यवस्था पर सहमत हो गई, जिसने भारत को एकजुट रखा और कुछ हद तक प्रांतों तक स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान की गई। वार्ता की असफलता के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए मांग को दबाने के लिए सीधे कार्रवाई के दिन का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। बाद में बंगाल के अन्य हिस्सों, फिर बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गए। दंगों में दोनों समुदायों को नुकसान हुआ। फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने वेवेल की जगह ली। उन्होंने बातचीत के एक अंतिम दौर को बुलाया और जब वार्ता अनिर्णायक थी तो उन्होंने घोषणा की कि भारत को मुक्त कर दिया जाएगा और इसे विभाजित किया जाएगा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारत को हस्तांतरित हो गई। और जो गांधी जी हैं, तो महात्मा गांधी के जीवन का बहुत बड़ा जो हिस्सा है उन्होंने भारतीय राजनीति और भारत को स्वतंत्र कराने में दी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को महात्मा गांधी से जुड़े हुए लगभग सभी टॉपिकों को डिस्कस कर दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्लास 10, क्लास 12 के एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलता है महात्मा गांधी से टॉपिक। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आप लोगों को महात्मा गांधी का टॉपिक देखने को मिलता है। इसमें मैंने आप लोगों को महात्मा गांधी के शुरुआती जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद वे किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका गए थे 1893 से 1914 के बीच। 20 साल वहाँ बिताने के बाद जब वो यहाँ पर 1915 में आए तो यहाँ उन्होंने भारत भ्रमण किया, भारत की समस्याओं को देखा और यहाँ पर उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, जो कि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद उन्होंने सबसे जीवन की पहली लड़ाई 1917 में लड़ी, जो कि चंपारण सत्याग्रह था 1917 बिहार में। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जो कि अहमदाबाद में था गुजरात में, और उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि गुजरात में था। तो 1918 में 2 लड़ाइयाँ थी। इसके बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देशों में हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी ने पूरा विरोध किया इसका। इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चलाया। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ पूरे देश ने हिस्सा लिया और ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लगभग भारत के हर वर्ग के लोगों ने, छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर पुलिस वालों को जो भीड़ ने जिंदा जला दिया, तो महात्मा गांधी अंदर से दुखी होने के बाद दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और उसके बाद महात्मा गांधी इसमें भी सफल रहे। उन्होंने नमक को बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया और उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो सभी चीज़ें आप लोगों ने देखी और सबसे बाद में आप लोगों ने देखा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के जीवन का और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो ये सभी वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने बताए, ये सभी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं और लगभग हर एक टॉपिक इस पर डिस्कस किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ CBSE के क्लास 10, 12 और साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट GK GS, चाहे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मैप से रिलेटेड वीडियो हो गए,
तो ये सभी आप लोगों के दिया जाता है। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।